हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल दोस्तों रेल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में मैं फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे अंडर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के वो 50 ऐसे स्टडी के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए, तो आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पहला सवाल जो कि बनेगा आप सभी के लिए कि किसने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र लॉन्च किया, तो आप सभी को बता दें ये काम करने वाले जो है डॉक्टर मनसुख सिसोदिया है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन किया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मुंबई में यह काम किया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है, आप सभी को बता दो उत्तर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल तक जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी को बता दो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि केंद्र मंत्री किसने पृथ्वी दिवस में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अमित शाह ने यह कारनामा करके दिखाया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2025 लोरियस सपोर्टिंग पुरस्कार में पुरुष वर्ग में किसे सम्मानित किया गया, तो आप सभी को बता दें कि आर्म्ड डुप्लांटिस को जो सम्मानित किया गया था लोरियस सपोर्टिंग पुरस्कार में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर फायरिंग किया गया था जिसमें कि 28 लोगों की मौत हो गई। तो हाल फिलहाल ये ट्रेंडिंग था, आपको पता है कि पहलगाम में ये हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल क्या है बनता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 2 चीते जो है किस अभ्यारण्य में छोड़े गए, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा चीतों की संख्या है, इसलिए दोस्तों उसके मोहन यादव ने 2 चीते जो है वो गांधीनगर अभ्यारण्य, गुजरात के राजधानी गांधीनगर अभ्यारण्य में दे दिया उसको, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाले दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है, तो आप सभी को बता दो वो अमरावती शहर है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आप सभी को बता दें वो जो है मांगी लाल जाट को जो नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा, याद रखना है, हिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गया अभी से, ठीक है। तो वो उसने जो अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल अभी आने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अमीर खुसरो जन्म कहाँ, जन्म स्थान कौन सा, तो आप सभी को बता दो वो पटियाली है, याद रखना, ठीक है, पटियाली उसका जन्म स्थान है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आमिर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आप सभी को उतरेगा आमिर खुसरो जो वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या, तो आप सभी को बताता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो मोहम्मद हसन है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो आप सभी को बताते हैं कि वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के वो जो है अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे, ठीक है। सवाल बनता है आप सभी कि महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे, तो आप सभी को बता दें वो जो है मनु थे, ठीक है, दरअसल, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप सभी को बता दें भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को बता दें कि 570 यानी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ था, 570 AD में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या है, दृढ़ राज्य, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का, अगला सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान उल्लिखित है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब लिख लीजिएगा किस निम्नलिखित में से किस देश का संविधान उल्लिखित है, तो आप सभी को बता दें यूके का संविधान जो उल्लिखित है बच्चों, ठीक है। हमारा संविधान तो लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो आप सभी को बता दें भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है मतलब बोलकर बनाए गए थे, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप सभी को बता दें भारत का संविधान का सभा का अध्यक्ष जो है वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का पॉलिटिकल से ही ऐसा सवाल है कि राजनीतिक क्षमता पाई जाती है किसमें पाई जाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे
कहते हैं? तो आप सभी को बता दें जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप सभी को बता दें कि भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम जो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो आप सभी को बता दें भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है वो एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, प्रस्तावना में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का? अगला सवाल जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल है आप सभी का कि भारत गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? बताना आप सभी को। सवाल क्या, फिर सुनिए कि भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो आप सभी को बता दें एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। कौन? भारत। अगला सवाल बनता है आप सभी को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका समावेश संविधान 42 संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? ठीक है, याद रखना। फिर सवाल सुनिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से बस शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो आप सभी को बता दें वो था निष्ठा, यानी कि लॉयल्टी। सॉरी कुछ गड़बड़ा गया। अगला सवाल बनता आप सभी का कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया ये आप बताते हैं। भारत को जो है सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी कि कोई एक धर्म मानने वाला नहीं, यहाँ बहुत सारे धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो आप सबको बता दें समाजवादी जो है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो आप सभी को बता दें संख्या अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है संविधान सभा में नहीं किया गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी। अगला सवाल बनेगा कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आप सभी को बता दें अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आप सभी को बता दें एक बार। ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। ठीक है, अगला सवाल बनता है संविधान से। अगला सवाल है आप सभी का कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो आप सभी को पता भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है संघ शब्द का प्रयोग, याद रखना आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बनता है आप सभी को कि संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया? तो आप सभी को बता दें कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है ये। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो आप सभी को बता दें भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? आप सभी को बता दें अमेरिकी संविधान से लिए गए बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनेगा कि नागरिक क्षमता का आशय है क्या है? अवसर की समानता। ठीक है, नागरिक क्षमता का आशय क्या है? अवसर की समानता। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? याद रखना। ठीक है, बताना आप सभी को कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा धारा 32 के अनुसार। 40 नंबर सवाल बनेगा आप सभी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? आप सभी समादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किसी देश के कैद होने पर किसी व्यक्ति कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? आप सभी को बताना है। तो वो कार्रवाई जो कहलाती है वो संवैधानिक कार्रवाई कहलाती है। अगला सवाल बनेगा आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उच्च न्यायालय से सवाल है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस
समादेश को जारी करके किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समादेश को जारी करके किसी पदाधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्या है? मैडमस की रीट, याद रखना, परमादेश। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को उच्च न्यायालय से ही कि निम्न में से उच्च न्यायालय का वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो आप सभी को बता दें, अधिकार या परीक्षा रीट। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? पहले समझे क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस याचिका, यानी कि याचिका बोला जाए या फिर आप रीड भी बोल सकते हैं, कि अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं हो। वो क्या है? अधिकार या परीक्षा रीट, याद रखना। ठीक। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आप सभी को बता दें, इसका भी आपका उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, भई अधिकार परीक्षा। ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? तो आप सभी को बता दें, ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। ऑप्शन नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार बना लीजिए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे बताओगे अरुण पल्ली को जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में घोषित किया गया। अगला सवाल बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था? तो आपसे को बताया, निम्नलिखित में से 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी में जो है भारत का जो सबसे शक्तिशाली नगर जो था वो मगध था, वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। ठीक है। अगला सवाल आज का 49वां सवाल देखेंगे हम सभी कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्य रूप से किससे बना है? ठीक है। ये बताने के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्य रूप से किससे बना है? लकड़ी से बना। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है, बस उन्होंने लकड़ी से बना। ठीक है। आज का सवाल लास्ट सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कब 2025 में भारत में कितने मेडल जीते? तो आप सभी को बता दें, भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं विश्व मुक्केबाजी 2025 में। ठीक है। याद रखना आप सभी। ठीक। तो सर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये 50 आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जब तक अभी एग्जाम नहीं होता तो हम लोग डेली जो है 50 क्वेश्चन देखते रहेंगे, और ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो अभी रेलवे NTPC के एग्जाम होने वाले उसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 50 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ जितना मैं 50 क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे 2 वीडियोस आ चुके हैं, उस सारे को वीडियो देख लीजिए। और आने वाले एग्जामिनेशन में किसी का भी हो दोस्तों, ये आप सभी के लिए GK GS स्टडी GK हो या GK GS हो या करंट अफेयर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।